जैसे ही उस लड़के ने खुद को आईने में देखा, वो पूरा झटका खा गया, बिल्कुल घबरा गया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो तो पहले ही दोबारा जन्म ले चुका था। घबराहट में वो अचानक से ग्लू स्प्रे करने लगा और बेहोशी में चिल्ला उठा, मैं बच्चा बन गया हूँ। पर उस औरत को सिर्फ एक नन्हे बच्चे की किलकारी सुनाई दी। वो औरत प्यार से उसकी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ शियावी? रो क्यों रहा है? शायद भूख लगी है। वो अपनी शर्ट खोलती है और आराम से उसे दूध पिलाने लगती है। शियावी का चेहरा खुद ब खुद उसके सीने से लग जाता है। वो कांपने लगता है और मन ही मन सोचता है, ये वाला फीडिंग एक्सपीरियंस तो कमाल का है यार। दूध पीने के बाद उसे नहलाने के लिए ले जाया जाता है। उसका चेहरा तेज, आंखों की भौहें टेढ़ी और हाथ छाती पर क्रॉस किए हुए होते हैं। आंखों में गहरी सोच, शायद टाइम ट्रैवल का साइड इफेक्ट है। यादें सारी बिखरी पड़ी हैं। मुझे सिर्फ तबाही के कुछ धुंधले सीन याद हैं और एक लड़की, किसी गॉडेस जैसी, जिसके पीछे बिजली चमक रही थी। आवाजें भी थीं, पर साफ नहीं। कुछ अंकल जैसा बोल रही थी शायद। शियावी खुद से लड़ता है, सोचने की कोशिश करता है। यादें बहुत बिखरी हुई हैं, पर एक बात तो है, ये औरत बहुत केयरिंग लगती है। जब वो अपने बेटे की गहरी नजरों को खुद पर टिके हुए देखती है, तो उसे झट से गोद में लेकर पूछती है, क्या देख रहा है मेरा बेबी? कितना क्यूट लग रहा है। और फिर देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। एक छोटे से घर में अब भी वो दूध के लिए रोता है। हाँ, 5 साल का हो चुका है, लेकिन दिन भर खाता है, सोता है और मुंह से लार बहाता है। शियावी चुपचाप सोचता है, पिछले 5 सालों में इस औरत ने कभी प्यार कम नहीं किया। मेरी यादें अभी भी पूरी नहीं लौटी, लेकिन दिल से अब मैं इसे माँ मानने लगा हूँ। पिछले जन्म में मैंने शायद अपनी माँ की कद्र नहीं की, लेकिन इस बार मैं इस प्यार को बचाना चाहता हूँ। इसने मेरे लिए सब किया और मेरे लिए ही रोई भी। जब भी मुझे देखती है, मुस्कुराती है, मासूम बनती है, लेकिन सब जानती है। पर उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है, खाना। माँ जब बोलती है, बेटा आज तेरे लिए मैं खाना बनाऊंगी, तो शियावी के मुंह से उल्टी निकलते निकलते बचती है, मैं दूध इसलिए पीता हूं क्योंकि इसका बना खाना तो नर्क से भी नीचे है, निगला नहीं जाता। 5 साल हो गए और खाना अब भी वैसा ही है। जहां वो है, वो जगह कोई महान एडवांस वर्ल्ड नहीं लगती। शियावी एक गांव में रह रहा है, इतना पिछड़ा कि परिंदा भी आकर हगने ना आए। ना वाईफाई ना बिजली। फिर भी अच्छा है कि थोड़े बहुत एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है। ये घर 2 पीढ़ियों से गुजरा है, तीसरी पीढ़ी के लिए कभी पैसा ही नहीं रहा। दीवार पर एक ल्यूजिंग क्रिस्टल है, जिसमें उसके बाप की इमेज कैद है। माँ ने कभी नहीं बताया कि उसका बाप गया कहाँ, बस रोई। तब तक रोती रही जब तक आंसू सूख नहीं गए। शियावी के लिए इस दुनिया की माँ परफेक्ट है, सिवाय उसके खाने के। उस घर के पास जो इंसान हर वक्त मंडराता रहता है, वो है पड़ोसी। वो वल्गर मैन जिसे सब भाई वोंग कहते हैं। उम्र 30, अब तक कुंवारा, चेहरा रूखा, दाढ़ी बिखरी हुई। साल भर वैसे ही नकारा बना रहता है, लेकिन असल में वो इतना भोला नहीं। शियावी, आज मछली पकड़ी है, तुम्हारी माँ को देने आया हूँ। माँ मुड़कर बोलती है, ओह मिस्टर वोंग, रास्ते से गुजर रहे थे क्या? शियावी का खून खौलने लगता है। ये घटिया अंकल मुझे बिल्कुल नहीं भाता। फिर उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आता है, एकदम इमोशनल ड्रामा वाला, जिससे माँ को बहला सके। मम्मी, डर लग रहा है, वो बुरा आदमी है, जल्दी भगा दो, मम्मी बचाओ। उसकी हालत देखकर माँ भी घबरा जाती है और वोंग से बोलती है, सॉरी, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जो कर रहे हो वो जरूरी नहीं। हम इसके लायक नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी और मेरे बेटे की ये जिंदगी ठीक है, बस हमें अकेला छोड़ दो। उम्मीद है आप समझेंगे। शियावी को लगता है जैसे उसकी माँ ने कोई काला जादू किया हो। वोंग जैसे शातिर आदमी पर भी असर कर गई। वोंग का चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में नफरत। रुक तू, मैं तुझे देख लूंगा। रात को जब चूहों की छर्रे छर्रे सुनाई दे रही होती है, वोंग नशे में धुत होकर उस घर में घुस जाता है। पिछले 5 सालों से पड़ोसी बना रहा, लेकिन अब तक औरत ने उसे अपनाया नहीं। और वोंग जानता है इसका कसूर उस बच्चे का है। अब देख बेटा, तेरी माँ को कैसे छीनता हूँ। वो लार टपकाते हुए दरवाजा खोलता है। शियावी गहरी नींद में था, लेकिन एकदम से जाग जाता है। हूँ, फिर से चूहा आया खाने चुराने। कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया और फिर स्प्रे किया। चुपचाप रह, पहले तेरी माँ को निपटाता हूँ, फिर हम दोनों बाप बेटा बनेंगे, ठीक है? देखिए, वो शराब पीता रहा और शियावी के मुंह को बांधकर हाथ बांध दिए। शियावी गुस्से से फटपड़ता है, काश मेरा असली शरीर होता, मैं अभी भी धरती पर होता। भले ना हरा पाता इसको, लेकिन 6 फुट का तो जरूर होता। तभी एक लकड़ी का डंडा सीधे उसके मुंह पे लगता है। धत्त तेरी, 2 दांत टूट गए। माँ कब जाग गई। उसने घूमकर देखा और पूरे चेहरे पर खून के साथ एक डरावनी मुस्कान दी। माँ की आंखें तेज हो गईं और उसने खुद को छुड़ा लिया। तुझसे भिड़ने के लिए भी तैयार हूँ। शियावी का मुंह बंधा हुआ था, फिर भी वो चुपचाप बड़बड़ाया, माँ, भाग जाओ। पैनिक में फंसा हुआ, कुछ कर ना सकने की हालत में वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। खैर, 34 साल तो जी ही चुका हूँ, दिमाग शांत रख।
और कोई नया प्लान सोच। वो दिमाग में एक सीन इमेजिन करता है। उसे एक चाकू चाहिए। फिर वो रस्सियाँ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन माँ ने चाकू इतनी ऊंचाई पर रख दिया था जहां वो पहुंच नहीं सकता। तभी अचानक किसी ने पीछे से चाकू पकड़ा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या हुआ? ये चाकू अचानक मेरे हाथ में कहाँ से आ गया? दूर धरती पर कोई गंजा आदमी तरबूज काटने के लिए चाकू उठा ही रहा था, लेकिन पलक झपकते ही चाकू उसके हाथ से गायब हो गया। इधर घर के अंदर माँ अभी भी डरी हुई थी। आगे मत बढ़ना, निकल जा मेरे घर से। वोंग ने एक भयानक दरिंदे जैसी मुस्कान दी। हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तू अब भी अकड़ दिखा रही है और कोई चारा नहीं बचा है। माँ फुसफुसाकर बोली, अगर तू आगे आया तो मैं जान दे दूंगी और तब तू देखेगा क्या होता है। वोंग ने सिर झुकाया और मुंह फुलाकर बोला, क्यों? ऐसा नाइंसाफी क्यों? मैंने 5 सालों से तुझसे अच्छा बर्ताव किया, फिर भी तू मुझे अपनाती क्यों नहीं? माँ ने धीरे से जवाब दिया, प्यार कभी फेयरनेस पे नहीं चलता, और वैसे भी मेरा दिल बहुत पहले ही ठंडा हो चुका है। वोंग की आंखों में पागलपन उतर आया। वो जोर से चिल्लाया, हरामी किस्मत, अगर खा नहीं सकता तो सब बर्बाद कर दूंगा। उधर शियाओई अब 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है और वो झटपट रस्सियां खोलने की कोशिश करता है ताकि वक्त रहते भाग सकें। फिर शियाओई चुपचाप खड़ा होता है, हाथ में चाकू लिए। लिटिल युआन भी उसकी मदद करने के लिए भागा चला आता है। वोंग की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। यह मौका था, यहां तक कि लिटिल युआन भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। शियाओई फुर्ती से आगे बढ़ जाता है। अभी या कभी नहीं। सामने से वार करना बेकार है, लेकिन उसकी कमजोरी जानता हूं। एक मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं नहीं बताऊंगा, उसके गोटे। समझ रहे हो? तुम समझ ही भाई गए। आज ऑमलेट नहीं बना, यावी आज सेल पूरी का ऑमलेट ताकत से बनाऊंगा। फौरन किक मारता है, सीधा पेट पे। नसें झंझना उठती हैं। वोंग दर्द से कराह उठता है, अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाने लगता है। शियाओई प्रोफेशनल स्टांस में खड़ा हो जाता है। आज इसका हिसाब होगा। कोई मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकता। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, चाकू हाथ में। चल, तेरी जेल वाली सीट बुक करता हूँ। पहले वॉलेट लॉक कर, फिर बॉर्डर पेट्रोल आएंगे तुझे लेने, तब जाकर तू मेरा शुक्रिया मानेगा। उसी वक्त एक जोरदार चीख गूंजती है, खून की बूंदें उड़ती हैं। शियाओई गुस्से में बिफरता है। ऐसे कचरे के लिए मेरी तरफ से एक चेतावनी। ये मुक्का ले, याद रख, ये पंच तेरे दादाजी की तरफ से है। उसने एक स्ट्रेट पंच मारा। वोंग उड़कर दीवार से जा टकराया। चेहरा फट गया। बाहर कोई खड़ा था, चेहरा छिपा हुआ, लेकिन सब देख चुका था और धीमे से मुस्कुरा रहा था, एक शैतानी मुस्कान के साथ। अंदर माँ पूरी तरह कांप रही थी, आंखों में आंसू। बेटा, बहुत डरावना था ये सब। तूने अपनी माँ को डरा ही दिया था। मैं तो समझी अब हमें भागना पड़ेगा। शियाओई कुछ नहीं बोला, बस माँ को चुप कराया। ठीक है माँ, अब मत रो, शांत हो जाओ, बच्चा मत बनो, अब सब ठीक है। इन सब के बाद शियाओई सोचता है, शायद अब मैं धरती का चाकू समन कर सकता हूँ और मेरी दाहिनी हथेली में अब भी अकिलन की जबरदस्त ताकत है। शायद मैं सिर्फ वर्ल्ड ट्रैवल ही नहीं कर रहा, कुछ और भी है। उस रात ओल्ड वोंग बॉर्डर पेट्रोल द्वारा ले जाया गया। वजह, औरतों और बच्चों पर जुल्म से जुड़े क्राइम्स। उसे अब स्पेशल जेल कस्टडी में रखा जाएगा। अगले दिन शियाओई को तेज बुखार आ गया। बुखार के दौरान उसने एक अजीब सपना देखा और सब कुछ याद आ गया। वही जाना पहचाना सीन। देवी फिर सामने थी और कह रही थी, अगर तुम मेरी बात मानकर अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करोगे तो मैं अभी के लिए धरती को नष्ट करना रोक दूंगी। 35 दिनों के भीतर तुम्हें गॉड लेवल पर पहुंचना होगा। अपने दिल से धरती के करप्ट हार्ट को बदलना होगा। अगर नहीं किया तो मैं इंसानियत को साफ करके दुनिया को दोबारा शुरू करूंगी। तुम्हारे माँ बाप भी इसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। उस वक्त शियाओई हकला गया, बोला, ओ ग्रेट फेरी, वैसे भी मेरी तो ठुकाई होने ही वाली है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकता हूँ तो ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, कोई स्पेशल पावर दे दो या कुछ तो हेल्प करो। ये सुनते ही देवी एकदम खामोश हो गई। डरावनी चुप्पी। क्यों चुप है ये? क्या मेरी डिमांड ज्यादा हो गई? ये ऐसे क्यों देख रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं इसको मुझसे सच्ची में लगाव तो नहीं? वरना आधी दुनिया तबाह करने के बाद भी मुझे मौका क्यों दे रही है? मुझे बार बार अलग अलग वर्ल्ड्स में भेज रही है। अगर इसने फोर्स किया तो क्या होगा? मैं तो अभी तक एकदम मासूम वर्जिन हूँ, लेकिन धरती के लिए क्या मैं ये भी कर दूं? लगता है अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। मांग भी ज्यादा बड़ी नहीं है। वैसे भी मैंने बहुत से ऐसे मैनुआ देखे हैं जहां मेल लीड्स को वर्ल्ड ट्रैवल में ओपी पावर्स मिलती हैं। तो अब जब मौका मिला है तो क्यों ना इस बार मैं भी लेवल अप कर लूं। आखिर में वही तो मायने रखता है। तभी देवी ने अपना जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही ऑब्जर्व किया है। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल कमजोर और लाचार टाइप है, तो मैं तुम्हारी मदद लिमिटेड ही कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी सोल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और प्राइमल एनर्जी लिंकेज को बढ़ा दूंगी। इसके अलावा तुम्हारा दायां हाथ आम इंसान से ज्यादा ताकतवर, चौड़ा और तेज हो जाएगा। इस हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होगी। फिर देवी थोड़ा ठिठकती है और पूछती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ तुम्हारा दायां हाथ ही क्यों इस अपग्रेड के लायक है। वो लड़का जो कुछ देर पहले ही ग्लू स्प्रे कर चुका था झेंपते हुए बोला, क्योंकि मैं एक आम आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग के लिए दायां हाथ यूज करता हूँ।
कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, देवी ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा ये हाथ अब धरती पर जिन जिन चीजों को तुमने छुआ है उन्हें समन कर सकता है, लेकिन लिमिट ये है कि सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो अब डेड हैं को ही समन कर पाएगा। साथ ही तुम्हारा सारा ज्ञान और आत्मा का हिस्सा लॉक कर दिया जाएगा। ये लॉक सोल के ओरिजिन से होगा और तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा कि वो कब धीरे धीरे अनलॉक हो। और हाँ, एक और बात, तकनीकी रूप से तुम पहले ही मौत के मुंह में जा चुके हो। मुझे भी नहीं पता कि तुम मरे कैसे थे, इसलिए अब से तुम व्हाइट डेमन बनोगे। शियाओई एकदम से चौंक कर जागता है। क्या मैं मर गया था, और वो भी बिना वजह? अब समझ आया। अब उसका दायां हाथ एकदम से हेल्दी लगता है और वो चाकू तक समन कर सकता है। इस धरती पे इतना कमजोर होना वाकई शर्म की बात है, लेकिन अब जब मर ही चुके थे तो अफसोस करके क्या फायदा। अभी पर फोकस करो। अब उसकी सोल के अंदर जो सील था वो खुल चुका है और ट्रांसमिग्रेशन से पहले की यादें लौट आती हैं। अब बस 5 साल की उम्र में वो मेंटल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकता है। डैम, ये बुक टॉप क्लास है। इंसानों की इंटरनल एनर्जी और मेंटल टेक्निक को कल्टीवेट करने वाली सिर्फ एक किताब ही दुनिया को हिला सकती है। वो सोचता है, कौन सी बुक चुनूं? बीनिया हेवनली बैटल या अर्थली मार्वल? नाम तो भारी है। बाद में एक बॉडी कल्टीवेशन वाली बुक भी लिखूंगा। 1000 तरीकों से लड़ो। सोचते ही मजा आ रहा है। अब वो लड़का धीरे धीरे काम पे लग जाता है। प्राइमल एनर्जी उसके अंदर समा रही है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपक रहा हो। हाई सोल स्ट्रेंथ का असली फायदा अब दिख रहा है। पहली लेवल की एंट्री की प्रैक्टिस सक्सेसफुल रहती है। आमतौर पर कोई जीनियस इस लेवल को तोड़ने में आधा साल लगाता है, पर मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ? शायद क्रिएटर ने सोल पावर बूस्ट कर दी है। अब सोल पावर टेस्ट करनी है। वो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। पहले एक फूलदान, फिर एक चाकू। इतना ही नहीं, अब उसकी इंस्टिंक्ट इतनी तेज है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि माँ कमरे में आ रही है। वो अंदर ही अंदर 3 सेकंड गिनता है और माँ कमरे में आ जाती है। उसके हाथ में कुछ बैंगनी चीज है, शायद कोई दवा। अब शियाओई की तबीयत ठीक है। कल रात को तेज बुखार था और माँ बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब बुखार उतर चुका है। माँ ने उसके लिए लव पोरिज बनाया, जल्दी खा ले। कुछ दिन बाद अब भी उसी छोटे से घर में माँ ने ऐलान किया, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, अब स्कूल भेजना पड़ेगा। लिटिल शियाओई चौंक गया। स्कूल? नहीं जाना मुझे, ये मज़ेदार नहीं लगता। वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। टाउन का एकेडमी तो बहुत महंगा है। और फिर माँ, अगर मैं स्कूल चला गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? बहुत झंझट है ये। माँ को गुस्सा आने लगती है और डांटते हुए पूछती है, जा रहा है या नहीं? वो जवाब दिए बिना ही कॉलर से खींचकर घसीट लिया जाता है। कोई चारा नहीं बचता। मजबूरी में बोलता है, ठीक है, जा रहा हूँ। मन ही मन सोचता है, स्कूल जाना बेहतर रहेगा, वरना अगर मैं अचानक बहुत सारा ज्ञान दिखाने लगूं तो लोग क्या सोचेंगे। असल में स्कूल बस एक दिखावा है। जीनियस स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ्री मिलती है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी। कुछ ही देर में वो और माँ पहुंचते हैं डीमन टेस्ट एकेडमी में रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत भीड़ है, इतना कि शियाओई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ भाई, इतने सारे लोग! वो और उसकी माँ भीड़ में सबसे पीछे फंस जाते हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी शियाओई कार की तरफ इशारा करता है जो सीधा अंदर चली जाती है। माँ! वो मोटा लड़का लाइन में लगे बिना अंदर चला गया। इतना कहते ही कोई पास आकर धीरे से कहता है, शिट, आवाज नीची कर बच्चा, बकवास मत कर। वो सब लोग बड़े लोग हैं, रईस, पावरफुल, सीधा फीस भर के एंट्री लेते हैं। अगर उन्हें सुन लिया तो मुसीबत होगी। हम गरीब लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। शियाओई के चेहरे पर घृणा साफ नजर आती है। लगता है दुनिया हर जगह एक जैसी ही है। तभी कुछ गंजे टाइप के बंदे जो चश्मा लगाए हुए थे सामने आए और उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी, लेकिन पैसा होने का मतलब ही है कि तू ताकतवर है। चाहे तुम गरीब लोग कितनी भी मेहनत कर लो या टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल ही आता है। फिर उन्हीं में से एक सुनहरा बालों वाला लफंगा आगे आया और बोला, घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, तुम फटेहाल लोगों की औकात ही क्या है। ये सब देखकर शियाओई के दिमाग में एक जकास आइडिया आता है। वो धीरे से बोलता है, अभी इस बेवकूफ जमींदार के बेटे को सबक सिखाता हूँ। परफेक्ट टाइमिंग है। ट्राई करता हूँ अपनी नई पैसा भगाओ तकनीक। फिर अचानक शियाओई के हाथ में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और तभी उस लड़के के बैग का पट्टा फट जाता है। उसके बैग से कपड़े और बाकी सामान जमीन पर बिखर जाते हैं। तभी कोई जोर से चिल्लाता है, अरे इधर आओ, यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स पड़े हैं। ये सुनकर लोग ऐसे मुड़ते हैं जैसे भूखे कुत्तों को रोटी दिखाई हो। सब लोग दौड़ के उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ भागते हैं और वो डर के मारे चिल्लाता है, बचाओ। इसी अफरा तफरी में शियाओई और उसकी माँ मौका देखकर भीड़ से भाग जाते हैं। बस एक चांस लिया माँ, शियाओई कहता है। उसकी माँ मुस्कुराकर सोचती है, बिल्कुल अपने बाप जैसा चालाक निकला ये बच्चा। आखिरकार उस मिस्टीरियस भीड़ से भागने के बाद उनका नंबर आ ही गया। अगला एग्जामिनी, शियाओई प्लीज मेरे साथ आइए। एग्जामिनर उसे एक चमकती हुई बॉल की तरफ ले जाता है। इस बॉल पर हाथ रखो और अपनी प्राइमल फोर्स टेस्ट करो। अगर बॉल नहीं चमकी तो टेस्ट फेल।
अगर नीली रोशनी हुई तो लॉस सिस्टम है, और लाल रंग बॉडी सिस्टम को शोज करता है। जितनी ज्यादा रोशनी उतना बड़ा टैलेंट। शियाओ काई धीरे धीरे बॉल की तरफ बढ़ता है और हाथ रखता है। तभी अजीब सी हवा चलने लगती है। बॉल के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर फटाक, बॉल क्रैक कर जाती है। पास खड़ा असिस्टेंट चौंक कर बोलता है, इतनी तगड़ी इंटरेक्शन, मैंने आज तक किसी को बॉल फाड़ते नहीं देखा। तुरंत ऑर्डर निकलता है, जल्दी से डिप्टी डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो। ये बच्चा हाई लेवल लॉ सिस्टम वाला जीनियस है। लेकिन शियाओ काई का चेहरा थोड़ा सा फीका हो जाता है। ओल्ड मैन, मुझे तो लॉ सिस्टम नहीं पढ़ना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बुजुर्ग एग्जामिनर खांसते हुए धीरे से बोलता है, रुको बेटा, पहले लॉ सिस्टम का टेस्ट पूरा कर लो, फिर बॉडी सिस्टम के भी बाकी स्टेप्स चेक करेंगे। असल में वो सिर्फ उसे चुप कराना चाहता था। जैसे ही टेस्ट बॉल ने कंफर्म किया ये बच्चा लॉ सिस्टम का जीनियस है, शियाओ काई को उसकी माँ के साथ लॉ सिस्टम रूम ले जाया गया। लेकिन जाते हुए भी काई पीछे मुड़कर कहता है, ओल्ड मैन, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, अब तुम हाई लेवल मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे ना। फिर अगला टेस्ट होता है एलिमेंटल स्पिरिट के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। शियाओ काई सारे राउंड्स बिंदास पार कर लेता है। एग्जामिनर सिर्फ चिल्लाकर बोलता है, ये बच्चा हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1000 सालों में ऐसा टैलेंट नहीं देखा। शियाओ काई की माँ शियाओ युआन सबको अपने बेटे की तारीफ करते देखकर मुंह ढक के हंसती। सोचती है, हाँ, ये तो मेरा ही बेटा है। अब सिर्फ एक आखिरी टेस्ट बचा है, एट्रीब्यूट प्राइमल फोर्स टेस्ट। तभी स्कूल का एक बड़ा अफसर खुद मिलने आता है। वो शियाओ को मेन हॉल वापस बुलाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से एक झटके में उसके पीछे रिवील्ड होता है। एक खास स्क्रोल पर हाथ रखते ही वो बोलता है, कंफर्म हो गया, तुम्हारी प्राइमल फोर्स लाइटनिंग एलिमेंट है, बहुत ही दुर्लभ और जबरदस्त। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत ऊंचे लेवल की है। इतनी कम उम्र में प्राइम स्पिरिट लेवल तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। इसे क्लास में एडमिट करो, एक दिन ये बच्चा जरूर महान स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनेगा। शियाओ काई ने खुद को शांत रखा और धीरे से बोला, पर मैं तो बॉडी कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, एक वॉरियर जो आर्थर की तरह सीधा भिड़ जाता है। डिप्टी डायरेक्टर थोड़ा हंसकर बोलता है, न आर्थर को जानता हूँ न तुम्हारे टैंक को, लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो चलो, पहले टेस्ट पूरा कर लो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ शियाओ और उसकी माँ एक मैजिक सर्कल के अंदर पहुंचते हैं। माँ का चेहरा थोड़ा परेशान दिखता है तो काई बोलता है, माँ टेंशन मत लो, ये आदमी मुझे बस टेस्टिंग प्लेस ले जाएगा, तुम यहीं रुको। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, माँ ने जवाब दिया। शियाओ काई उसे थम्स अप देकर बोलता है, माँ मैं पहला रैंक ला कर दूंगा। लेकिन माँ सिर्फ मुस्कुराकर बोलती है, बेटा रैंक वैंक छोड़ो, बस अपना बेस्ट देना, जल्दी जाओ। इसके बाद दोनों ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचते हैं पहले टेस्टिंग स्कूल में। यह है स्ट्रेंथ टेस्ट एरिया, जहां बच्चों की बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को टेस्ट किया जाता है। शियाओ काई थोड़ा देखता है, फिर सोचता है। डिप्टी डायरेक्टर ने दाईं तरफ की सीढ़ियों की ओर इशारा किया, उधर से नीचे जाओ, मैंने तुम्हारा नाम जज के रिकॉर्ड में डाल दिया है। शियाओई सीढ़ियों से धीरे धीरे नहीं गया, उसने रेलिंग पार करके एकदम छलांग मार दी। थैंक्स डिप्टी डायरेक्टर, मैं यहीं से जाता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर कुछ होगा तो नहीं? मगर वो बिल्कुल नेचुरली उतरा, जैसे रोज करता हो। स्पिरिट कल्टीवेटर्स की गिनती मैजिक कल्टीवेटर्स से ज्यादा है। ये सब 15 से 20 साल के लड़के लड़कियां खिताब के लिए लड़ रहे हैं। लगता है प्राइमल वर्ल्ड में भी कंपटीशन कोई मजाक नहीं है। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स बड़ी गोल आयरन बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कोई तो पूरी जान लगा देता है, फिर भी हिला भी नहीं पाते। मगर तभी छोटा सा टियनबाटी आता है और बॉल आराम से उठा लेता है। मुझे उस इंसान को दिखाना है कि मेरी ताकत नकली नहीं, असली है। नीचे खड़ी लड़कियां एकदम एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती हैं, ओह माय गॉड, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इतना हैंडसम है ये। पक्का टियनबाटी फैमिली से है, ना कोई इन्फ्लुएंस ना कोई सत्ता, बस खुद की मेहनत से सब कुछ कर रहा है। गुड लुक्स, अच्छा बैकग्राउंड, लेकिन असली चीज तो है स्किल और स्ट्रेंथ। सुनकर शियाओई का चेहरा बिगड़ गया। हद है यार, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी हैंडसम लड़कों के पीछे पड़ी है। बड़ी होंगी तब समझेंगी कि असली मर्द कौन होता है, जैसा मैं हूँ। भीड़ के बीच से गुजरते हुए शियाओई को घुटन सी होने लगी। क्या सच में आइडल्स की ताकत इतनी स्ट्रांग है हर जगह? सांस घुट रही है मेरी। हटो भाई, रास्ता दो। उसे एक स्ट्रिंग दिखी जो रस्सी जैसी दिख रही थी। ओ ये तो परफेक्ट है, इसी से बाहर निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचा, वो रस्सी नहीं निकली, वो किसी कैट ईयर्ड लड़की की टेल थी। झटका खाकर शियाओई को नाक से खून आने लगा। थैंक यू, नहीं मेरा मतलब, ओह मैंने गलत बोल दिया, घबरा कर बड़बड़ाया। लड़की ने गुस्से से घूमकर उसकी ओर देखा। हरामखोर, किसी की टेल पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, घिन आती है। शियाओई ने गहरी सांस ली। काम रह शियाओई, कूल बन, एक गलत हरकत में ही सब बर्बाद हो जाएगा। इन कैट ईयर्ड लोगों की सबसे सेंसिटिव जगह होती है उनकी कान और पूंछ। अगर मैंने फिर से गलती की तो बवाल तय है। उसे सच्चाई बता दूं कि मुझे लगा वो रस्सी है? नहीं, उससे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। ये तो बच्ची है, थोड़ा मीठा बोलूंगा,
फट जाएगी। शियाओई ने जेब में हाथ डाले और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में बोला, ओ मेरी प्यारी सी मासूम सी सुंदर सी देवी, जैसे कोई चिड़िया जाल में फंस जाए, जैसे चांद बादलों में छिप जाए। तुम हो मोहक, दिल चुराने वाली और आंखों को रोक लेने वाली। कृपया मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अभी जवाब मत देना, 2 दिन बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो लड़की सिर्फ 5 साल की थी। हे भगवान, इतनी चीजी लाइनें सुनकर वो बच्ची पूरी तरह ब्लैंक हो गई। शियाओई धीरे धीरे वहां से निकल गया, लेकिन लिटिल टेल कैट अभी भी वहीं खड़ी है, सोच में डूबी हुई। लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मना कैसे करूं? शियाओई भीड़ में गुम हो जाता है, खाते पीते और हंसते भागते हुए। उसके हर कदम पर भीड़ में कानाफूसी चल रही थी। ओ भाई, ये तो कमाल का है, इतना छोटा है फिर भी इतना स्ट्रांग। शियाओई का चेहरा एकदम न्यूट्रल। मुझे अब भी नहीं लगता कि यह बच्चा उतना स्ट्रांग है जितना अंकल की सुपर पावर आर्म थी। एक और बच्चा जो बहुत ज्यादा मस्कुलर था, एक हाथ से वो बॉल उठाए जा रहा है। व्हाट द हेल? बाकी सब बच्चे पूरा जोर लगाकर भी बस थोड़ा थोड़ा ही हिला पा रहे थे। शियाओई ने नीचे देखा और बोला, भाई ये तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर लग रहा है। इतना छोटा और इतनी ताकत, धरती पे होता तो महीने के 10,000 तो यूं ही कमा लेता। पीले शर्ट वाला और नीले शर्ट वाला बच्चा हंसते हुए बोले, वो हमारा बिग ब्रो थंडर है, हमारा स्वॉर्न भाई। शियाओई उसे देखकर नाक में उंगली डालता है। हे भगवान, इतना एटीट्यूड? ये अभी भी बच्चा ही है। मैं तो इस भीड़ का चाचा हूँ, इन सबसे ज्यादा मैच्योर। पीले शर्ट वाला बच्चा तुनक गया। है, ज्यादा मत उड़, थोड़ा पास आके बोल। बॉस को ऐसे बोलने की हिम्मत है? तभी जज की आवाज आई, यू शियाओई, तुम्हारी बारी है। शियाओई एकदम कॉन्फिडेंट होकर खड़ा हो गया। चलो अब सबको सिखाते हैं मैनर्स। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, नीचे खड़ी भीड़ विस्पर करने लगती है, इतना छोटा है, क्या उठा पाएगा ये बॉल? लगता नहीं कुछ कर पाएगा। ड्यूक नीचे के रिएक्शंस पर ध्यान दे रहा था। शियाओई नीचे झुकता है, बॉल दोनों हाथों से पकड़ता है, एक लंबी सांस लेता है, फिर उसे उठाने की कोशिश करता है। उसकी सुपर स्ट्रेंथ आर्म एक्टिवेट होती है, बॉडी टेंस होती है और बॉल थोड़ी सी ऊपर उठती है। लिटिल कैट एयर दूर खड़ी सोचती है, अभी अभी उस लड़के की स्मेल कुछ जानी पहचानी लगी। नाम तो यू शॉई है, फिर उसने अपना नाम वोंग शोमिंग क्यों बताया था? बॉल आधी उठ चुकी थी, मगर उसके हाथों की अनइवन ताकत से शियाओई जेन्युइनली पैनिक करने लगता है। शिट, मेरा दायां और बायां हाथ एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं चल रहे। ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। इस बंदे से ये शो ऑफ वाला मौका छूटना नहीं चाहिए। उसका दायां हाथ तो काफी जेंटल है, लेकिन बायां हाथ बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। अब गया सेगन, अब गिरने वाला है। रुको, अगर बाएं हाथ में ताकत नहीं है तो उस तरफ झुको मत यार, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जैसे ही ग्रिप पूरी तरह लूज होती है, वो लोहे का बॉल सीधा नीचे गिरता है, पूरे स्टैंड के पास। शियाओई का चेहरा घबरा जाता है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि अब सबके सामने एम्बैरेसमेंट फिक्स है। जजेस अनाउंस करते हैं, लोहे का बॉल थोड़ी देर उठाया गया था, लेकिन कंटेस्टेंट की ताकत कम है, अगला प्लेयर आओ। नीली टी शर्ट वाला और पीली टी शर्ट वाला दोनों छुपकर हंसते हैं। अबे ये वही लौंडा है ना जो पहले बड़बड़ कर रहा था, अब देखो शक्ल कैसी उतर गई है, हमसे भी गया गुजरा निकला। शियाओई हाथ पीछे बांधकर नीचे उतरता है, चेहरे पर सीटी बजा रहा होता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो भाई बर्न हो चुका है। सिर्फ 10 साल का हूं और अभी से इन लौंडों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस आदत नहीं पड़ी ताकत यूज करने की, ग्रिप थोड़ी सी छूटी और सीन खराब। साला बहुत इरिटेटिंग है। वो एक और दरवाजे से अंदर घुस जाता है। ये दूसरा टेस्टिंग स्टेशन है और वही दो चिंदी टाइप ट्रबल मेकर लड़के फिर मिलते हैं, नीली और पीली शर्ट वाले, आपस में शो ऑफ मारते हुए। अबे श्याओ आ गया क्या? हाँ बे, अबे चल फुल ट्राई मारते हैं इस बार शियोई को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। जैसे ही शियोई अंदर घुसता है, दोनों की शक्ल बिगड़ जाती है। अबे फिर से यही आ गया। अबे भगवान भी इससे पार्शलिटी करता है क्या? सामने का एरिया पूरा एक कॉलेज स्टेडियम जैसा लग रहा है। उसको एक फ्लैशबैक आता है, पिछली बार दौड़ते वक्त भी यही दो लौंडे पीछा कर रहे थे। उस समय भी शौकी अनॉयड था, लेकिन अब तो वो उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर करता है। नो रिस्पॉन्स, नो आर्ग्यूमेंट। कुछ भी बोलो बे, तुम लोग सीरियस लेने लायक ही नहीं हो। शाओ और दांगा फिर से मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह के चेहरे बना बनाकर चिढ़ाते हैं। इसी मोमेंट पर लिटिल कैटियर कमर से अपनी बेल्ट निकालकर आर्म्स क्रॉस करती है और शियाओई को घूरते हुए करती है, थोड़ी स्किल दिखा। अगर हंसी का पात्र नहीं बनना तो जोर से जोरदार मार तमाचा मार उन्हें, हम तो यही करते हैं। शियाओई का चेहरा लाल पड़ गया और शियाओई को अचानक याद आता है, अभी अभी जो लड़की मिली थी जिसकी एनिमल ईयर्स थीं। इस दुनिया में ऐसे स्ट्रेंज रेसेस को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इनका खून मिला जुला होता है, ह्यूमन और बीस्ट लोगों का मिला जुला खून। लेकिन सच बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्स्ड ब्लड है या नहीं। उस कैटेरेड लड़की में कुछ तो बात थी, कुछ तो रॉयल फील आया था। ये सोचते हुए शियाओई जवाब देता है, थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, अब मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। अचानक एक आवाज आती है,
अगले टेस्टिंग ग्रुप में यूएन शो, काई, डोंगहाओ और श्याओजी शामिल हैं। जैसे ही गन फायर जैसी आवाज होती है, कमांड मिलते ही सब किड्स एक ही साथ दौड़ पड़ते हैं। श्याओई भी कमर झुकाकर दौड़ लगता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, पूरा एफर्ट मारना ही पड़ेगा। एक झटके में ही श्याओई सबको पीछे छोड़ देता है। दो लौंडे पीछे से बस ग्लू उड़ाते हैं। ये डीमन है क्या? इतनी तेजी से कैसे दौड़ पड़ा स्टार्ट में ही? हमें तो 50 चक्कर लगाने हैं। डोंट वरी, जैसे ट्रेनिंग की है वैसे ही धीरे धीरे दौड़ते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, डोंगहाओ और श्याओजी अपनी दौड़ पूरी करते हैं। दोनों हाँफते हुए सांस लेते हैं। आखिरकार खत्म हुआ। अबे वो लड़का जो अभी तक बकवास कर रहा था, वो कहाँ है? जैसे ही दोनों मुड़कर देखते हैं, श्याओई दूर खड़ा है, एकदम लॉस्ट सा, ऐसे जैसे बॉडी शटडाउन हो रही हो। अबे ये क्या हो गया? ये तो कोलैप्स करने वाला है। श्याओई का चेहरा पसीने से तर है, आंखें धुंधली पड़ गई हैं और फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। मुंह से झाग निकल रहा है। तुरंत रेस्क्यू टीम दौड़कर आती है। चारों तरफ केओस है, सब चिल्ला रहे हैं। मरीज की हालत गंभीर है, जल्दी हटो, रास्ता दो। डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट और लिटिल कैट ईयर गए। ये सब देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बस अपना चेहरा ढंक लेते हैं। अब बारी है तीसरे राउंड की, पंच स्ट्रेंथ टेस्टिंग। जजेस सब कंटेस्टेंट्स को नाम लेकर बुला रहे हैं, जो अब टेस्ट देने को तैयार हैं। श्याओई की आंख खुलती है। वो खुद को इमरजेंसी रूम के बेड पर पाता है, कांपते हुए उठता है। मैंने क्या सुना? पंच स्ट्रेंथ टेस्ट? क्या सच में अब मेरी बारी है? अब मेरी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी है। इस टेस्ट में एक खास पत्थर इस्तेमाल होता है, एम स्टोन, जो फिजिकल डैमेज ऑब्जॉर्ब करता है। एक आम इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर पंच मारे तो बस हल्का सा निशान ही पड़ता है। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है, यानी बार बार इस्तेमाल हो सकता है। और इसी वजह से ये स्टोन ग्रेट 6 नेशंस में बहुत कीमती माना जाता है। जजेस नाम बुलाना शुरू करते हैं। अब टेस्ट की शुरुआत होती है। सबसे पहले लिंची, स्टेज पर आइए। अपनी पूरी ताकत लगा दे लड़की, लिंडसे ने मन में सोचा। बोलने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही अपना बेस्ट दूंगी। मुझे उन मूर्खों को कोई मौका नहीं देना कि वो हमारा मजाक उड़ाए। और तुरंत उस छोटी लड़की ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और सीधा एक जोरदार पंच मारा डेमन स्टोन पर। पत्थर में दरारें पड़ गईं और उस पर उसकी मुट्ठी का निशान भी उभर आया। ये देख नीचे खड़े बच्चे चीख पड़े, ओ भाई, क्या खतरनाक पंच था! अभी तो सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अब दोबारा उस लड़की से पंगा नहीं लेंगे। जज ने सर हिलाया। नॉट बैड, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, अप्लॉज हो जाए इस छोरी के लिए। अब बारी थी डंगा की। वो अकड़ता हुआ सामने आया, पूरी ताकत से पंच मारा, पर कुछ नहीं हुआ। बस उसके हाथ में दर्द और आंखों में पछतावा रह गया। लिटिल के ने भी ट्राई किया, लेकिन डेमन स्टोन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। उल्टा उसकी हड्डियों के जोड़ दिखने लगे थे। अब बारी थी ल्यूक की। वो बड़े ही हीरो जैसे एटीट्यूड में सामने आया। पीछे से उसके दो यार जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ल्यूक चल भाई, तू ही हमारा सच्चा शेर है। ल्यूक ने फोकस किया, सांस खींची और एक जोरदार पंच मारा। धम! डेमन स्टोन में बड़ा सा गड्ढा बन गया। वाइस डीन मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस बार हमारी एकेडमी में कई टैलेंटेड बच्चे आए हैं। ये बच्चा अभी तक एकेडमी की फॉर्मल ट्रेनिंग में भी नहीं गया और पहले से ही मोन ग्रेड के स्पिरिचुअल मास्टर जैसी ताकत रखता है। फीमेल जज भी खुश हो गई। वाओ, ल्यूक की स्ट्रेंथ वाकई में इंप्रेसिव है। सुपर लेवल का पावर है इसका। उधर शियाओ की फुल स्पीड में टेस्टिंग एरिया की ओर दौड़ रहा था। कुछ देर पहले ही इमरजेंसी बेड पर पड़ा था, पर जैसे ही जज ने उसका नाम पुकारा, वो कूद कर खड़ा हो गया। मैं यहाँ हूँ, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हाथ बांधे खड़े थे, देखने के लिए कि ये शियाओ की आखिर करता क्या है। वाइस डीन भी हैरान था। ये लड़का कभी हार नहीं मानता। फीमेल जज सोचती है, ये वही बच्चा है जिसे खुद वाइस डीन ने सिलेक्ट किया था। लुक्स लाइक उसे भी मोन्क बनने की लिस्ट में डालना पड़ेगा। जज ने कहा, शोई प्लीज अपना टेस्ट शुरू करो। शियाओई ने एक हाथ घुमाया और हल्की स्माइल देते हुए बोला, ये लड़की तो बड़ी हसीन है, कसम से। जज को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया, जैसे कोई सपना देख रही हो। नीचे खड़ा एक लड़का बुरी तरह भड़क गया। हरामी, मेरी बहन को लाइन मारता है, तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। पर शियाओई सीधे डेमन स्टोन की तरफ मुड़ा। टेस्ट से पहले उसने मन में सोचा, बुजुर्ग की इज्जत तेरे दम पर टिकी है बच्चू। उम्मीद तो सब छोड़ चुके हैं, अब बस तुम ही उम्मीद हो। वाइस डीन तो अब होपलेस है। अब इस बच्चे को जिंदगी की रियलिटी चखने दो। शियाओई ने स्टोन को छुआ और समझा, इसने तो पहले ही काफी ताकत सोख रखी है, तो शायद इसमें अब बचा कुछ कम होगा। नीचे से डंगा फिर ताना मारने लगा, अबे बच्चे, अगर हाथ में दर्द हो तो रोना मत, समझदार है तो अभी उतर जा। ये सुनते ही शियाओई चौंका, अबे ये फिर कौन चिल्ला रहा है? ओ भाई, ये तो वही दो जो इसे बिग ब्रदर कहते हैं, पर हर बार मुझे ही टारगेट करते हैं। शियाओई ने जवाब देने का फैसला किया, सुनो एक बात, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरी परफॉर्मेंस तुमसे बेहतर रही तो आगे से तुम दोनों मुझे ग्रैंडपा कहोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें वही कहूंगा। डील? डंगा और शियाओ झल्ला के बोले, शर्त तो मंजूर है, लेकिन तुम्हें जीतना नामुमकिन है। हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शियाओई ने आंखें तरेरते हुए कहा, ठीक है मेरे ग्रैंडसन्स, ग्रैंडपा आ रहा है।
उसने मुट्ठियां कस लीं और एक दमदार पंच मारा मैजिक स्टोन पर। धड़ाम! सिर्फ डेंट नहीं पड़ा, पूरा का पूरा डायमंड स्टोन टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े हवा में उड़ने लगे और शियाओई हंसते हुए बोला, बोलो बच्चों, कौन है तुम्हारा दादा? नीचे सारे बच्चे सन्न, सबकी आंखें फटी की फटी। डनघा और शियाओ जी को जैसे सांप सूंघ गया। सोच रहे थे, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? अगर हम आज फेल हो गए तो घर जाना पड़ेगा। ये तो बर्बादी है। लेही का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट द हेल? इसकी पावर तो मॉन्स्ट्रस नहीं, नहीं, है, नहीं, लेकिन समझ गए, स्टेमिना यहाँ इतनी कुछ तो कम गड़बड़ क्यों है। लग रही? जरूर कुछ कोई तो असली गड़बड़ है। फीमेल जज भी हैरान। क्या ये सपना था या सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वाइस डीन पसीने में। ये जो प्रेशियस डीमन स्टोन था, पूरे डीमन बीस्ट एकेडमी में एक ही था, और अब वो भी गया। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट वाइस डीन के ऑफिस बुलाया गया। वाइस डीन बोला, एकेडमी का पुराना रूल है, जो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ में टॉप करें उन्हें एकेडमी की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? एकेडमी देखेगी कि फुलफिल किया जा सकता है या नहीं। थर्ड पोजीशन पे आया 6 साल का टुआन, एज 6, विंड एलिमेंट ओरा वाला, डुअल एट्रीब्यूट एक्सपर्ट और टुआन फैमिली का चहेता वारिस। ये टुआन एक फेमस लिनियज से आता है, पर एकेडमिक अचीवमेंट्स से एकेडमी में आया है। इसका नेचर भी काफी हम्बल है। वाइस डीन ने पूछा, तुम क्या इनाम चाहेंगे? टुआन ने हाथ बांधे और बोला, धन्यवाद, मैं चाहता हूं कि मुझे लाइब्रेरी की फ्री एक्सेस मिले, ताकि मैं रेयर कल्टीवेशन बुक्स और कुछ फॉरबिडन टेक्स्ट भी पढ़ सकूं। थोड़ा सोचने के बाद वाइस डीन ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। तुम लाइब्रेरी में फ्रीली एंट्री ले सकते हो, लेकिन फॉरबिडन बुक्स देखने के लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। तुम अभी बहुत छोटे हो, ज्यादा फॉरबिडन टेक्स्ट पढ़ना तुम्हारे ग्रोथ पर असर डालेगा। टुआन ने फौरन सिर हिलाया और बोला, जी कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। अब बारी थी दूसरे नंबर पर आई लड़की लामहाई की। उम्र 6 साल और ताल्लुक लियू कबीले से। बचपन से ही दूसरों की घूरती नजरों और तानों को झेलती आई थी। उसे अपनी ताकत से खुद को साबित करना पसंद था। वाइसडीन ने उससे पूछा, बोलो, तुम्हें कोई इनाम या हेल्प चाहिए? लामहाई ने बिना झिझके बोला, मैं चाहती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में कभी भी आने जाने की आज़ादी मिले। वाइसडीन ने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है, जल्द ही मैं तुम्हें सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स की कीज दिलवा दूंगा। अब आई बारी नंबर 1 पर आए लड़के ल्यूक की। उम्र 10 साल। उसके अंदर ताकत कूट कूट कर भरी थी। फायर एलिमेंट की एनर्जी थी, लेकिन उसका मिजाज काफी तेज और उग्र था। वो बिना किसी डर के बोला, वाइसडीन सर, मेरी रिक्वेस्ट सिंपल है। मेरी बस यही चाहत है कि मेरे दोनों भाई डोंग हाओ और शियाओ जी को भी सीधे इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। वाइसडीन ने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। एकेडमी ने आज तक कभी फेल हुए लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया। ये बच्चा शायद पहले से ये प्लान बनाकर आया था, टॉप पर आकर अपने भाइयों को भी खींच लाने का। थोड़ी देर बाद वाइसडीन ने कहा, ल्यूक, ये दुनिया बड़ी मछली छोटी मछली का खेल है। मैं हर वक्त उनके पीछे खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन चूंकि ये रिक्वेस्ट तुमने की है और उन्होंने भी हामी भरी है, तो वो दोनों लड़के यहाँ रहकर छोटे मोटे काम कर सकते हैं, ताकि तुम एकेडमी में बने रहो। ल्यूक की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं मानता हूँ, थैंक यू सो मच वाइसडीन। अब आया असली धमाका, श्याओकाई की बारी। इस स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एंट्रेंस एग्जाम में बाकी सभी लोग अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे। अब सिर्फ श्याओकाई ही बचा था। वो हौले से खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए बोला, आजा बुढ़े, अब इस टेस्ट में भी मुझे हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे पास यूनिवर्स लेवल कल्टीवेशन सिस्टम है। ताकत नहीं तो क्या हुआ, कल्टीवेशन में भी तुझसे पीछे रहूंगा क्या? वाइसडीन मन ही मन सोच रहा था। इस बच्चे को देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था। डीमन स्टोन की वो हालत कर दी, और उसके बाद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बच्चा तो सीधा मेरी नाक पर मुक्का मार गया। श्याओकाई ने अपनी रिक्वेस्ट रखी, मैं चाहता हूं मेरी माँ को भी एकेडमी में रहने दिया जाए। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं यहाँ पढ़ाई छोड़ दूंगा। फिर वो मन ही मन बोला, शायद इससे वाइसडीन थोड़ा डर जाए। वैसे भी इतना टैलेंटेड लड़का वो खोना नहीं चाहेगा। वाइसडीन गहरी सोच में चला गया। ये बच्चा तो मेरी नाक के नीचे से बांजी मार रहा है। इतनी बड़ी डिमांड, लेकिन माँ के लिए, और उस स्टोन को तोड़ने के बाद भी ऐसे कह रहा है जैसे कुछ खास हुआ ही नहीं। हिम्मत है इसके अंदर। पास खड़ी लामहा हैरान रह गई। ओह, इस लड़के ने माँ के लिए इतनी बोल्ड डिमांड रख दी। ये तो कुछ और ही निकला। लिटिल के बोल पड़ा, चलो ओ बुढ़े, अब तो मान ही जा, ये डील तेरे एकेडमी के लिए जैकपॉट है। एक बार में 1000 साल में मिलने वाला जीनियस आया है। वाइसडीन ने दांत भींचते हुए ऐलान किया, ठीक है, कल सुबह से तुम्हारी माँ टीचर्स वाले हॉस्टल में रहेगी। एक टीचर खुद आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को वहां ले जाएगा। फिर वाइसडीन लम्हाई को साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड की कीज दिलवाने निकल गया। उधर रात गहराने लगी थी। आसमान में अजीब सी हलचल थी। स्टिंगरे जैसी उड़ती हुई स्पिरिट पर लिटिल के और एक सुनहरे बालों वाला आदमी बैठे थे। श्योकाई कुछ देर तक तो हैरान खड़ा देखता रहा। फिर उसके पीछे बैठा टीचर अपनी सेल्फीज लेने में ही मस्त था। स्टिंगरे, वो रेयर एलिमेंटल स्पिरिट है जो हवा में उड़ सकती है। फिर टीचर कहता है, दूसरी तरफ तेरी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, उनको बहुत बढ़िया खाना दिया जा रहा है।
और कोई हर बार खुद आकर सर्व करता है। मैंने किचन में कहा है कि और भी लाजवाब डिशेस तैयार की जाए, एक खूबसूरत औरत के लायक शाही खाना। तभी शियाओई और वो टीचर वहां पहुंचे और टीचर बोला, तेरी माँ यहाँ है। शेफ आज कुछ ज्यादा ही दिल खोलकर मेहमान नवाजी कर रहा है, तेरी माँ को स्पेशल डिशेस तक खिला रहा है। शियाओई की माँ कहती है, मैंने कुछ हलचल महसूस की थी। फिर वो पीछे मुड़ी, जैसे कोई शोर मचाने के बाद खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा हो। माँ पूछती है, मेरे बेटा का एग्जाम पूरा हो गया? शियाओई कहता है, हाँ सब बढ़िया रहा। मैं माँ को यहाँ लाया हूँ ताकि वो अच्छे से बढ़िया खाना खाए और एंजॉय कर सके। माँ बोलती है, शियाओई तू भी आज, साथ बैठकर खाते हैं। अब जब इतने टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो अब मुझे चैन है। जैसे ही शियाओ युआन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, शियाओई का टीचर ऐसे हक्का बक्का रह गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ओह, लगता है मैं उससे प्यार कर बैठा। इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की दुनिया में मैंने नहीं देखी। वो शियाओई को देखकर बोला, डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें अपनी बेटे की तरह ट्रीट करूंगा। ये सुनते ही शियाओई का खून खौल उठा। हरामी टीचर, इस ड्यूक को तो पता होना चाहिए कि ये टीचर कैसा है। एकदम से शियाओई ने बिजली जैसा घूंसा मारा, सीधा उस टीचर के मुंह पर। हरामी लस्ट फुल टीचर, अगली बार जन्म लेने से पहले थोड़ा शर्म भी लेकर आना। घूंसे से उड़कर टीचर जमीन पर गिरा और जैसे होश ही उड़ गए। उधर शियाओई भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, मम्मा मैंने टेस्ट पास कर लिया। वाइस डीन ने मान लिया कि अब हम दोनों एक साथ डॉर्म में रह सकते हैं। कल से हम लोग टीचर्स डॉर्म में शिफ्ट होंगे। वैन ये सुनकर भी थोड़ी गुमसुम सी थी, जैसे पूरा प्रोसेस ही नहीं कर पाई हो। क्या हम स्कूल में रह सकते हैं? सीन शिफ्ट होता है। धूप से चमकता दिन पर शियाओ एक बहुत बड़ा बैग उठाए, जो उसके साइज से भी बड़ा है, और लगातार बड़बड़ा रहा है, फिर लेट हो गया मैं। अब तक 5 साल हो गए जब मैं इस दूसरी दुनिया में आया था। तब मैंने अपनी इनबोर्न टैलेंट यूज करके स्कूल का इनाम जीत लिया था। मैं और मेरी माँ डायमंड टेस्ट एकेडमी के डोम में शिफ्ट हो गए थे। माँ के अलावा सब या तो टीचर थे या फिर रिलेटिव्स। आसपास के लोग भी माँ की बहुत हेल्प करते थे। कभी कभी माँ को छोटे मोटे काम भी दिला देते थे जिससे थोड़ा खर्चा चल जाए। पैसे कम नहीं थे, लेकिन कुछ अजीब टीचर भी थे जिनके इरादे साफ नहीं लगते थे, लस्टफुल टाइप्स। बेशक उन सबको उनके कर्मों की सजा मिली, और शियाओई ने तो एक का तो सिर ही फोड़ दिया था। बाहर से लोग सोचते हैं ये बस स्कूल के लिए लेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में इसके पास है प्राइम वर्ल्ड का नॉलेज। यहाँ जितना ये जानता है उतना कोई नहीं जानता। असल में अभी वो दौड़ रहा है और मकसद है पैसे कमाना। पिछले जन्म में उसका नाम था हाओ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जिसने अनगिनत मांगा बनाए और कई ओटाकुज के फादर इन लॉ बन गया। अब स्कूल में उसका साइड बिजनेस है, छोटे कॉमिक्स बेचने का। स्कूल की छुट्टी का टाइम है, सीनियर्स का झुंड पास से निकलने वाला है। शियाओई एक कोने में चुपचाप बैठा है, आंखों में बेचैनी। तभी 2 अजनबी लड़के पास से गुजरते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कोई गजब का प्रोडिजी मियां खलीफा की लाइव पेंटिंग बना रहा था, और वो भी कतई जहर। हाँ मुझे पता है, मैंने उसका कॉमिक खरीदा था। अब तक पॉकेट मनी आधी उड़ गई, ऊपर से मम्मी की डांट अलग। तभी उनमें से एक का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे तू वही है ना, तू ही वो ग्रेट डेटी है जो 5 साल की उम्र में लाइव ड्रा करता है। शियाओई ने अपने हाथ में पकड़ा फैन बंद किया और कूल अंदाज में बोला, डर किस बात का भाई, मुझे याद है तुम थे उस दिन। तुमने तो ढेर सारी कॉपीज भी खरीदी थी। आज कुछ नया लाया हूं। पिछले कुछ दिन में मैंने बहुत सारा नया आर्ट वर्क बनाया है। दूसरा लड़का अब खुद को रोक नहीं पाया। अबे मैंने आज ही खरीदा है, मेरा सारा स्नैक मनी उड़ा दिया। जल्दी दिखा। बॉडी ड्रा करना थोड़ा कमजोर है, लेकिन इस बार डिटेल ज्यादा डाली है, देखकर सीखने में हेल्प होगी। शियाओई ने आंखें मटकाई। आजा भाई, तुझे एक्स्ट्रा दिखाता हूँ। आर्ट की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ सच ही सीमा है। तुझे अगर सच में सीखना है तो ये खरीद ले। बॉडी स्ट्रक्चर वाले सीन इस बार और भी डीप बनाए हैं। पास खड़ा लड़का बुरी तरह एक्साइटेड हो गया। हाँ यार, थैंक्स मून गॉडेस, अब तो जोश आ गया। शियाओई ने मुंह सीधा किया। चल अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुझे तो डिस्काउंट मिलेगा, 50% का ऑफ मेरे भाई। लेट ने पन्ने पलटे और उस आर्ट वर्क को देखकर बंदा लार टपकाने लगा। शिया धीरे धीरे कन्विंस करता है, चलो भाई, जिसे खरीदना है खरीद लो, वरना बाद में कुछ नहीं बचेगा। तभी एकदम सही टाइमिंग पर किसी के कदमों की आवाज आती है, और वो कोई और नहीं, शिया की ही स्टोरी की एक बेहद सेक्सी फीमेल कैरेक्टर है। वो सीधा शियाओई के पास आती है। शियाओई, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल से सीधे यहाँ भाग आया, और ये क्या पकड़ा है हाथ में? दिखा मुझे। शियाओई कुछ बोलता उससे पहले ही वो टीचर झपटकर कॉमिक छीन लेती है, और जैसे ही वो पन्ना पलटती है उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। उसने खुद को बहुत ही वल्गर अंदाज में ड्रा किया देखा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन शियाओई के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, तो गया बेटे। भाग लो भाई। बिना एक सेकंड गंवाए शिया वहां से खिसक जाता है। गुड बाय, अगली बार चाय पर बुलाऊंगा। उधर टीचर गुस्से में बिफर जाती है, जोर से चीखती है, लेकिन शियाओई तो अब भी पॉजिटिव मूड में है। क्लास टीचर की तो हालत खराब हो गई होगी। फिर अचानक वो सीधा पहुंच जाता है एक एरिया में
जहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है मैजिक एल्डरली केयर होम। शियाओई ने कंधे उचकाते हुए बोला, तो ये है मैजिक एल्डरली केयर होम, बूढ़े, ठंडे, अकेले और बासी लोगों का डिपार्टमेंट। उसने नाक में उंगली घुमाई और बेंच पर आराम से पसर गया। मतलब अगर मैं यहाँ कुछ बेचूं तो ग्राहक तो रोज भगवान को टिकट कटाने वाले ही मिलेंगे। हजारों में एक भी बच गया तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसका मजाकिया मूड अचानक ठिठक गया जब उसकी गर्दन के पीछे से एक बर्फीली सी सरसराहट हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, एक गंजा, लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी बिल्कुल चुपचाप उसे घूर रहा था। शियाओई का चेहरा फीका पड़ गया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो।